नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम लोग फंडामेंटल रिलेटेड प्रोसीजर्स और टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट डे या यस्टरडे हम लोगों ने कोशिश की थी कि आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लाई जाए, लेकिन कुछ वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने के कारण वो क्लासेस अभी हमने थोड़ा पोस्टपोन की है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं एज सून एज जितनी जल्दी हो सके आपके लिए लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाए। लेकिन ठीक है, जब तक है नहीं तब तक हम लोग जैसे भी चल रहा है उसी तरीके से बात करेंगे। तो आज इस कड़ी में जो हमारा प्रोसीजर हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी क्या है? तो आपने सीधा सीधा इतना सा बताना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू कलेक्टेड फ्रॉम द लीवर। भाई, टिश्यू की स्मॉल क्वांटिटी को अगर हम लीवर से लेते हैं तो वो लीवर बायोप्सी कहलाता है, किडनी से लेते हैं तो रीनल बायोप्सी कहलाता है, बोन से बोन मैरो लेते हैं या बोन से लेते हैं तो वो बोन मैरो बायोप्सी कहलाता है। तो यहाँ आज यही हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ध्यान दें, सबसे पहले तो डेफिनेशंस बताया लीवर बायोप्सी। तो आप कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू कलेक्टेड from the liver। स्मॉल क्वांटिटी लाइव टिश्यू की अगर हम लीवर से कलेक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर हमारा लीवर बायोप्सी कहलाता है। लीवर बायोप्सी करने की जरूरत क्यों आ रही है? तो जनरली आप ध्यान दें कि बायोप्सी जो हम करते हैं, आपको पता है कि मुख्य रूप से बायोप्सी में हम लोग जो है टिश्यू के सैंपल ले रहे हैं। हमने कहा कि भाई स्मॉल क्वांटिटी हम लोग टिश्यू की कलेक्ट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा पर्पस यही है कि हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशंस कह सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल नहीं तो आप कह सकते हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कह सकते हैं, या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सैंपल शुड बी कलेक्ट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। तो देखिएगा, लीवर बायोप्सी जो आप ले रहे हैं उसके कुछ स्पेसिफाइड पर्पस बताएं कि किस पर्पस से हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ बताने हैं कुछ स्पेसिफाइड पर्पस जो कि लीवर बायोप्सी के हो सकते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, या आप कह सकते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखो, साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द सेल, या आप यहाँ हिस्टोलॉजिकल कह सकते हैं स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू या सेल की जो स्टडी है उसके लिए हम लोग इस बायोप्सी सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, और बेसिक तो पॉइंट यही है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो देखिए, ध्यान से सुने कि ये जो हम लोग बायोप्सी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो बेसिक पर्पस है वो साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप कह सकते हो, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो बेसिक पर्पस है वो डायग्नोस्टिक पर्पस है जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये हमने बात की लीवर बायोप्सी। आगे आपने बताना है कि जो लीवर बायोप्सी हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ ध्यान दें कि ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है इससे रिलेटेड कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पहले आप बताएं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें कि लीवर वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर वह किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं अगर इंजरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर कोएगुलेशन रिलेटेड स्टडी प्रॉपर परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो कहने का बेसिक मतलब यहाँ है, अगर पहले से ही पेशेंट को किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग टाइम जो है एबनॉर्मल है, क्लोटिंग टाइम एबनॉर्मल है, प्लेटलेट्स काउंट कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रोसीजर आप परफॉर्म ना करें। तो कहने का बेसिक मतलब है कि आपने जो लीवर बायोप्सी कर रहे हैं, इस लीवर बायोप्सी के कोई स्पेसिफाइड कॉन्ट्राइंडिकेशंस बेटा बताएं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। तो सबसे पहले तो आप यहां पे कह सकते हैं लो प्लेटलेट
काउंट, या जिसे आप कह सकते हो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो आपने बताना है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिलेटेड अगर कंडीशन है, मतलब प्लेटलेट्स की संख्या कम है, तो आपको पता है ब्लीडिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट आप यहां पर बता सकते हैं, इसके अंदर हम कह सकते हैं भाई जैसे प्लेटलेट्स, तो एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति को प्लेटलेट्स काउंट कम है, तो ऐसी स्थिति में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि नर्स किस बात का ध्यान रखेगी या मरीज को क्या सलाह देगी। तो आप ध्यान दें कि जिस भी व्यक्ति को प्लेटलेट्स कम होती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक तो कभी भी उसको इंट्रावस्कुलर इंजेक्शंस ना लगाएं। दूसरा आप ये ध्यान देकर के चलें कि उस व्यक्ति को सलाह दें कि जो ब्रश वो कर रहे हैं उसके ब्रिस्टल्स हार्ड नहीं होने चाहिए, नहीं तो गम्स या मसूड़ों से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ये जो दोनों पॉइंट मैंने कहे हैं, ये दोनों ही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सी स्थिति में? जब प्लेटलेट्स काउंट कम है या पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशंस हो सकता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे नेक्स्ट बताना है एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम। भाई ब्लीडिंग टाइम जो हमारा नॉर्मल है कितना होता है, कोई बता सकता है? चलो खैर हम लोग इसको डिस्कशन आगे की क्लास में करेंगे। ये आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको एक प्रॉपर एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको ध्यान देना है कि भाई अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल क्लोटिंग टाइम इन आवर इंडिया, कि भारत के अंदर जो क्लोटिंग टाइम बताया गया है वो नॉर्मल कितना होता है, आप कमेंट कीजिएगा और मैं इसका डिस्कशन आपको नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूं, जो आपको पता होगा या मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलो खैर, तो हम यहाँ कह रहे हैं प्लेटलेट्स काउंट कम है तो हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है, एबनॉर्मल क्लोटिंग टाइम है, या प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, तो हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बता करके चलना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देकर के चलेगा, अगर कोई पैनक्रेटाइटिस है, लंग्स रिलेटेड इंफेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म ना करें। अब देखो लंग्स रिलेटेड इंफेक्शन है तो आप ध्यान दें लंग्स कौन सा, तो जो राइट लंग्स है उस राइट लंग्स के अगर लोअर लोब में इंफेक्शन है तो इस प्रोसीजर को आप परफॉर्म ना करें। तो कहने का मतलब है हम कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता रहे हैं और इसी कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर नेक्स्ट आप कह सकते हो इन्फेक्शन in lower lobe of right lungs। भाई राइट जो लंग है उसकी अगर लोअर लोब में इंफेक्शन है, या कई बार एग्जामिनर सिर्फ इतना ही आपको कह देगा कि राइट लंग्स में अगर इंफेक्शन है तो हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफाइड कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। अब चलो आगे हम चलते हैं कि ये जो प्रोसीजर बेटा परफॉर्म किया जा रहा है, इस प्रोसीजर के बारे में ही हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। देखिए ध्यान दें कि लीवर बायोप्सी और जो लीवर बायोप्सी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट और बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे, इस प्रोसीजर से पहले कुछ स्पेसिफाइड ध्यान आपने रखने वाली चीजें हैं। जैसे आप पेशेंट के अंदर कोएगुलेशन रिलेटेड स्टडीज है उनको प्रॉपर चेक कर सकते हैं, वाइटल्स वगैरह प्रॉपर चेक कर सकते हैं, पेशेंट को एडमिट प्रॉपर टाइम पे करना है, पार्ट को प्रॉपर प्रिपेयर करना है। अब ये कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आप ध्यान दें कि लीवर बायोप्सी जो हम कर रहे हैं, ये लीवर बायोप्सी को आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा सीधा सीधा हम आकर के बात कर रहे हैं प्रोसीजर के बारे में। देखो प्रोसीजर जो हम करेंगे वो दो प्रकार से परफॉर्म किया जा सकता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एक तो हम कहते हैं ओपन लीवर बायोप्सी और एक हम कहते हैं क्लोज लीवर बायोप्सी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोसीजर लीवर बायोप्सी का है, दो तरीके से बेटा आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो आपने यहां बोलना है ओपन लीवर बायोप्सी और एक आपने बोलना है क्लोज लीवर
बायोप्सी। तो देखिएगा दो तरीके से लीवर बायोप्सी को बेटा हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब दो कौन कौन से, एक तो ओपन है और एक क्लोज है। ओपन जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ध्यान दें, जब भी हम किसी पेशेंट को कोई लैप्रोटॉमी कर रहे हैं, लीवर की सर्जरी कर रहे हैं, तो ऐसी समय पर हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। और आज आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोसीजर जैसे स्टेक्टॉमी करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो हर समय बायोप्सी सैंपल लेते हैं और उसकी जांच करवाते हैं। तो एक ये जो है ये प्रोसीजर है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, ये कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ओपन लीवर बायोप्सी और ओपन लीवर बायोप्सी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपने बताना है कि सैंपल जो हम लोग कलेक्ट करेंगे सर्जरी के दौरान सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। तो आप बताएं कि ओपन लीवर बायोप्सी हम कह सकते हैं सैंपल कलेक्ट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, कि सर्जिकल जो प्रोसीजर है उस सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अगर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो बेटा ओपन लीवर बायोप्सी कहलाता है। ओपन लीवर बायोप्सी जो आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ओपन लीवर बायोप्सी हमने कहा कि सैंपल सर्जरी के दौरान कलेक्ट किया जाता है। जो ओपन लीवर बायोप्सी आप कर रहे हैं, यहां पर आपने अगर पेशेंट को सर्जरी कर रहे हैं, इसका मतलब आपने यहां पर जरूरत पड़ेगी जनरल एनेस्थेशिया देने की, और जनरल एनेस्थेशिया देने की है तो उसी प्रकार की प्रिकॉशंस, उसी प्रकार की सावधानी और उसी प्रकार की देखभाल मरीज की करनी पड़ेगी। जैसे पेशेंट को प्रोसीजर से लगभग 6 से 8 घंटे पहले एनबीएम रखना है एस्पायरेशन की रिस्क को कम करने के लिए। मतलब जो सर्जरी के दौरान जनरल एनेस्थेशिया के दौरान हम सावधानियां रखते हैं वो ओपन लीवर बायोप्सी में रखनी पड़ती है। ओपन जो लीवर बायोप्सी बेटा आप कर रहे हैं, उस ओपन लीवर बायोप्सी करने के कुछ फायदे जरूर हैं कि एरिया प्रॉपर वाइड होता है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन होता है, सैंपल कलेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन क्या हर बार बायोप्सी सैंपल के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जो हमारा दूसरा मेथड है जिसको हमने कहा क्लोज मेथड, और ये जो क्लोज मेथड है इसको हम लोग परक्यूटेनियस भी बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्लोज लीवर बायोप्सी और क्लोज लीवर बायोप्सी को परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। और परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी का मतलब है कि सैंपल जो कलेक्ट किया जा रहा है वो हम लोग निडल को बाहर से ही इंसर्ट करेंगे, पूरा का पूरा लीवर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप ध्यान दीजिएगा कि परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी या क्लोज लीवर बायोप्सी इज द मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो आप ये बताएं कि परक्यूटेनियस और परक्यूटेनियस जो है ये मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग होने वाला प्रोसीजर है जिसके दौरान हम लोग लीवर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अब यही मोस्ट कॉमन क्यों है? ये मोस्ट कॉमन बेटा इसलिए है, एक तो इन्फेक्शन की रिस्क यहाँ पर कम होती है, ब्लीडिंग के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं और सैंपल आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कम है इसीलिए इस प्रोसीजर को हमने मोस्ट कॉमन बताया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, परक्यूटेनियस मोस्ट कॉमन है तो हमने कहा कि दो प्रकार से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ओपन और क्लोज। ओपन जो सर्जिकल प्रोसीजर है, क्लोज अब जो क्लोज है परक्यूटेनियस बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमन बोल रहे हैं, यहां पर आपने लोकल एनेस्थेशिया की जरूरत पड़ेगी। और लोकल एनेस्थेशिया में आपको पता है 2% लिडोकेन या 2% ज़ाइलोकेन जनरली इंजेक्टेबल्स हम लोग यूज करते हैं, और इसके लिए फिर वैसी ही सावधानी और वैसी ही केयर की आपने जरूरत पड़ने वाली है। चलें साहब, यहां तक हम लोग आ गए हैं। आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें कि अगर हम अब लीवर बायोप्सी हम कर रहे हैं तो हमें पता चल गया है कि दो प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो बेटा आप परफॉर्म कर रहे हैं ये परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी है। अब इस प्रोसीजर को करने के लिए कुछ सावधानियां हैं, या आप कह सकते हो रोल ऑफ नर्स बिफोर द प्रोसीजर। तो यहां आपने बताना है कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां। प्रिकॉशन बिफोर प्रोसीजर,
कि प्रोसीजर और प्रोसीजर से पहले की कुछ सावधानियां बोल दीजिएगा या कंसिडरेशन बोल दे, हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखिए ध्यान दें कि जो सावधानियां हैं उसके अंतर्गत एक तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है वो करेक्ट है नहीं है। मतलब कि सबसे पहले हम उस तैयारी को शुरू तो करें, लेकिन उस तैयारी में हम ये देख लें कि डॉक्टर के द्वारा ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, या ऑर्डर किया भी गया है या नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर डॉक्टर्स ऑर्डर के ऊपर एक तो प्रॉपर बेटा फोकस कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये चीजें हर प्रोसीजर में फॉलो की जाती है। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर बताना है कि पेशेंट राइट आइडेंटिफिकेशन कर ले। राइट आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया आईडी बैंड वगैरह देखना है, आईडी बैंड कहाँ बनता है कैसे बनता है ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर्स ऑर्डर, दूसरा आपने बताना है आइडेंटिफाई अबाउट राइट पेशेंट, कि जो पेशेंट जिसको आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो प्रोसीजर आपका प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था रिस्ट आईडी बैंड आप देख लें, जबकि बच्चों के अंदर पैरों में आईडी बैंड को बांधा जाता है। चले साहब यहां तक ध्यान दें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रोसीजर इन्फॉर्म करने की जरूरत है तो आप प्रोसीजर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली प्रोसीजर यहाँ पर सर्जन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक अपवाद है जहां नर्स भी इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर सकती है। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताना है एक्सप्लेन प्रोसीजर, कि पेशेंट को बेटा आप प्रोसीजर एक्सप्लेन करें। प्रोसीजर जो एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन। अगर एग्जामिनर कहता है कि नर्स का महत्वपूर्ण नर्सिंग एक्शन क्या है, पेशेंट को लीवर बायोप्सी रिलेटेड तनाव को कम करने के लिए, तो आपने यहां बताना है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। क्योंकि जब पेशेंट को हम इस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है, क्या सावधानी, एवरीथिंग आप उसको बताओगे, डिटेल में नहीं लेकिन कुछ छोटे छोटे रूप में आप उसको बताएंगे। उसके द्वारा मरीज को ये पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है या क्या करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीज का तनाव बेटा क्या होगा, कम होगा। तो आपने यह बताना है जो प्रोसीजर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप कह सकते हो रिड्यूस एंजाइटी। किससे संबंधित एंजाइटी, तो आप कह सकते हो रिलेटेड टू प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर आप कर रहे हो उस प्रोसीजर संबंधित तनाव, और उस प्रोसीजर संबंधित जो तनाव है उसको हम लोग कम करने में मदद कर सकते हैं। किसके द्वारा, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करके। चले साहब यहां तक ध्यान दें, जब आप पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे तभी तो वो आपको अनुमति देगा कि हाँ या प्रोसीजर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप स्टेप्स को ध्यान दें, पहले क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो यहां आपने बताना है प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, और प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद आप डॉक्टर के बिहाफ पर वहां पर कंसेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मरीज कंसेंट देने की स्थिति में है तो मरीज से लें, मरीज नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसके रिलेटिव से या कोई भी जो उसके घर में सीनियर है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनसे भी कंसेंट ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताना है कलेक्ट कंसेंट। और देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम या जब पहले भी मैंने पढ़ा था तब भी मैंने आपको कहा था कि कंसेंट जो रिलेशनशिप होती है ये डॉक्टर की और मरीज के बीच होती है, क्योंकि आप जो कंसेंट कलेक्ट कर रहे हो ये डॉक्टर के बिहाफ पर कर रहे हैं। पेशेंट का रिलेटिव अगर उस पर साइन कर रहा है तो पेशेंट के बिहाफ पर कर रहा है। मतलब जो बेसिक रिलेशनशिप है वो किस किस के मध्य है, किस किस के बीच है, तो आपने बोलना है पेशेंट एंड डॉक्टर। तो ये भी प्रश्न है जो आपके एग्जाम से पूछा गया है, तो ये आप बता सकते हैं। चलो साहब यहां तक हमने बताया, कंसेंट ले लिया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां पर बताना है कि पेशेंट और पेशेंट को जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स है वो आप यहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा
आर्टिकल्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके भी बीच में अगर एग्जामिनर चाहे तो कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट डाल सकता है। अब वो बिफोर प्रोसीजर रिलेटेड किन किन बातों पर और आप फोकस करें। हमने कहा कि भाई पहले आप डॉक्टर देख ले, पेशेंट को आइडेंटिफाई कर ले, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर ले, कंसेंट कलेक्ट कर ले। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आपने यह बताना फिजिकल प्रिपरेशन, क्योंकि आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करके साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन तो मरीज को कर दिया, लेकिन फिजिकल प्रिपरेशन भी यहाँ जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें आप कह सकते हैं फिजिकल प्रिपरेशंस आप यहां पर बताएं कि पेशेंट की जो फिजिकल प्रिपरेशंस है वो भी आप करें। फिजिकल प्रिपरेशन का मतलब है जो पार्ट है उसको प्रॉपर शेव करना, प्रॉपर क्लीन करना, क्योंकि आपको पता है ये जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये जनरली असेप्टिक टेक्निक यूज की जाएगी, सर्जिकल टेक्निक यूज की जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन तो हो सकता है ना, तो इसलिए हम लोग प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक यूज कर रहे हैं और इसीलिए आपने यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रिपरेशंस भी जरूरत होती है। अब फिजिकल प्रिपरेशंस है कहाँ करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ध्यान दें फिजिकल प्रिपरेशंस है। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है अगर किसी भी पेशेंट को एस्प्रिन या ऐसी दवाएं चल रही है जो कि पेशेंट को क्लोटिंग को डिले करती है, तो उन दवाओं को आप पेशेंट को पहले ही सलाह दे सकते हो कि 2 सप्ताह पहले वो दवाएं बंद कर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आप ही कह सकते हो इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर होल्ड दी antiplatelet drugs like aspirin। कब? तो आप कह सकते हो 2 वीक बिफोर। तो कहने का मतलब है कि आप जब इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं या डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हैं तो भी पेशेंट को आप पहले ही ये एडवाइस कर दें, सलाह कर दें कि आप जो दवाएं ले रहे हैं, एंटी प्लेटलेट्स दवाएं ले रहे हैं या वो दवाएं जो क्लोटिंग को डिले कर सकती है, तो उन दवाओं को लगभग 2 सप्ताह पूर्व आप स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि एक डोज, ध्यान दीजिएगा, सिंगल डोज या आप कह सकते हो स्टेट एक डोज लगानी पड़ेगी विटामिन के की, और विटामिन के की जो डोज आप लगा रहे हैं ये 7 दिन पहले तक लगा सकते हैं। तो आपने यहां पर बताना है स्टेट विटामिन के बिफोर 7 डेज। भाई 7 दिन पहले विटामिन के आप डोज इसको इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि हमने कहा कि इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लीवर और लीवर में ब्लीडिंग की रिस्क होती है, तो आप यहाँ पर विटामिन के डोज भी उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट कह सकते हो कलेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ कोएगुलेशन रिलेटेड स्टडी। कोएगुलेशन रिलेटेड स्टडी मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट्स काउंट, उन सभी की रिपोर्ट्स को आपने उस प्रोसीजर से पहले कलेक्ट करना है, जिससे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग की रिस्क नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां तक आप बता सकते हैं, ये हमने कुछ सावधानियां हैं, कुछ रोल है जो आपको बताएं। इसके अलावा प्रोसीजर से जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो आप यहां पे बताना है रूटीन चेकअप फॉर वाइटल साइन, कि वाइटल साइन जो है वो आप रूटीनली चेक कर लें, जिससे कि पेशेंट का जो बेसलाइन डेटा है वो आपको पता हो। मान लीजिए प्रोसीजर के बाद अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है तो बाद में आने वाले वाइटल साइन को पूर्व में चेक किए गए वाइटल साइन से आप कंपैरेटिव कर सके, तुलनात्मक अध्ययन कर सके और आप पेशेंट की एक्चुअल स्थिति का पता कर सके। इसलिए प्रोसीजर से पूर्व भी हम पेशेंट के वाइटल साइन को प्रॉपर चेक करते हैं। चलो साहब यहां तक आपने बताया। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं
पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपने यहां बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट बताएं प्रिपेयर दी पार्ट। देखो पार्ट जो प्रिपेयर कर रहे हो, पार्ट मतलब जहां से आपने सैंपल कलेक्ट करना है, ये भी प्रोसीजर से पहले ही करना है। पार्ट प्रिपेयर करना है या शेविंग करना है, आप ऐसा कह सकते हैं प्रिपेयर दी पार्ट, या आप कह सकते हो शेविंग के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। भाई जनरल जो सर्जरीज होती है, जनरल जो सर्जरीज होती है वहां पर तो हम लोग ट्रिमर जनरल यूज लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिमर नहीं, यहाँ प्रॉपर आपने शेविंग ही बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा कहां से कहां तक कितने समय पूर्व आप इस पार्ट को प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम प्रिपेयर द पार्ट बिफोर ए सर्जरी, बिफोर द लीवर बायोप्सी, या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं तो पार्ट प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट और उचित समय जो है वो आप बोले कि आधे घंटे पहले या 30 मिनट पूर्व आप इस पार्ट को प्रिपेयर करें, जब पेशेंट को आप सर्जरी के लिए या प्रोसीजर के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपने यह बताना पार्ट प्रिपेयर करेंगे, और पार्ट प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है बिफोर 30 मिनट फ्रॉम दी प्रोसीजर। अंडरलाइन कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये बुक्स में जनरल नहीं है, ये सब चीजें आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेगी। तो देखिए ध्यान दें, पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, 30 मिनट पूर्व प्रिपेयर कर रहे हैं। पार्ट जो प्रिपेयर करेंगे, पार्ट प्रिपेयर करने के बारे में आप बताएं कि स्पेसिफाइड जो पार्ट प्रिपेयर किया जाता है वो आप बताएं कि निप्पल के नीचे से लेकर मिड थाई तक का जो एरिया है वो आपने प्रिपेयर करना चाहिए। ये सबसे एक्यूरेट प्रिपरेशंस है। अगर कोई भी प्रोसीजर जो एब्डोमेन पर आप कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जस्ट बिलो दी निप्पल से लेकर मिड थाई तक का जो एरिया है वो आपने प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, कई जगह सिर्फ डायरेक्ट इतना ही लिखा है 8th और 9th जो इंटरकॉस्टल स्पेस है आप उसको क्लीन कर दें। क्या 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस प्रॉपर विजुलाइज है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सर्जिकल पार्ट होता है उसके आसपास वाला एरिया भी हम लोग प्रॉपर शेव करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो स्पेसिफाइड पॉइंट है कि आप यहाँ जो पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं 30 मिनट पहले करें। पार्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो निप्पल के नीचे से मिड थाई तक का प्रॉपर एरिया प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। पार्ट प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूशंस कौन से यूज किए जाते हैं? देखिए ध्यान दें, पार्ट प्रिपेयर कर रहे हो और पार्ट प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूशंस आप कौन सा उपयोग ले सकते हैं। तो आपने यह बताना है पार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं। पार्ट प्रिपेयर करने के लिए अगर आप सॉल्यूशंस की जरूरत आपने यहाँ पड़ रही है, ध्यान दें कि सॉल्यूशन की अगर आपने यहाँ जरूरत पड़ रही है तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे मुख्य रूप से अगर हम नाम लें तो आप एक तो कह सकते हो 7.5% बीटाडीन स्क्रब आप यूज करेंगे, जो कि आपका ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। मान लीजिए बीटाडीन नहीं है तो क्लोरोहेक्साडीन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेवलॉन यूज ले सकते हो, और सेवलॉन की कंसंट्रेशन भी 7.5 ही आपने यूज लेनी है। लेकिन कब? जब ये ऑप्शन में नहीं आता है। तो आप बताएं। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दें कि कई बार जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो केमिकल है या कौन सा सॉल्यूशन है जो सबसे क्विक साइट को डिसइंफेक्शन करता है। तो यहां पर फिर 70% अल्कोहल आपने बोलना पड़ेगा। हाँ, प्रायोरिटी तो यही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग भी अगर पूछा जाता है तो आप अलग अलग यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दें, प्रायोरिटी पर मैंने लिख दिया है, और 70% अल्कोहल सबसे क्विक और सबसे जल्दी डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। मात्र 15 से 20 सेकंड लगते हैं और वो पार्ट आपका डिसइंफेक्शन हो जाता है। तो देखिए यहां तक बताएं। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान दें, मान लीजिए अब एग्जामिनर आपको यहां बोल दे कि कौन सा सॉल्यूशन है जो सर्जिकल पार्ट प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है ये तीनों स्पेसिफाइड यूज हो रहे हैं, और जो चौथा आप यहां पर बताएंगे वो यूज
नहीं होगा। तो ध्यान दें क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है, कौन सा प्रायोरिटी पर यूज होता है। तो हम यहाँ लीवर बायोप्सी जो कर रहे हैं उससे प्रोसीजर से पहले की सारी प्रिपरेशंस, पहली सावधानियां वो हम लोग सभी यहाँ पर बता करके चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशंस आपने ले लिए हैं, साइट सिलेक्शन जो कि प्रिपरेशंस आपने कर दी है, हमने बता दिया है किन किन सावधानियों का आप ध्यान देंगे। चलें साहब यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर बताएं कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन क्या होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर अगर आपको कहता है कि पोजीशन हम कौन सी प्रोवाइड करवाएंगे लीवर बायोप्सी के दौरान, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान मरीज को हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो कई जगह तो आप लिखा हुआ देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेकिन लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्राथमिकता पर यूज नहीं होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पोजीशंस आप कह रहे हैं लेकिन पोजीशन में ठीक है आप लिख लें लेफ्ट लेटरल पोजीशन। देखिएगा बेटा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप बता तो रहे हैं लेकिन लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्राथमिकता नहीं है और इसको हम लोग प्रायोरिटी पर यूज नहीं करते हैं। चलिए फिर भी यूज करते क्या है फिर आपको वो पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से सुनो, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो पोजीशन कौन सी है। तो आप यहां सुपाइन पोजीशन बोल सकते हैं। कौन सी बोल सकते हैं बेटा, सुपाइन बोल सकते हैं। लेकिन सुपाइन पोजीशन में आप मरीज को कैसे रखेंगे, तो सुपाइन में रखना है, पेशेंट का राइट हैंड उसके सिर के नीचे की तरफ रखना है और जो राइट वेस्ट वाला एरिया है उसके नीचे एक पिलो या एक सपोर्ट लगा देना है, जिससे कि जो प्रॉपर पार्ट है वो एलिवेट होगा, थोड़ा राइज होगा, थोड़ा प्रोमिनेंट होगा और विजुअलाइजेशन प्रॉपर होगा। और जब पार्ट विजुअलाइजेशन प्रॉपर होगा तो आसानी से आप निडल को इंसर्ट कर सकते हैं और सैंपल का चुनाव या सैंपल का कलेक्शन कर सकते हैं। हम लोग रिलेटेड प्रोसीजर जितनी भी प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, जो तैयारियां हैं प्रोसीजर से पहले की, वो हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा हम लोग जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। आर्टिकल्स वो जिस भी प्रकार का प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर हम ओपन लीवर बायोप्सी कर रहे हैं तो जनरल एनेस्थीसिया रिलेटेड आर्टिकल्स वो तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम क्लोज लीवर बायोप्सी कर रहे हैं तो फिर हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट आर्टिकल्स। भाई आर्टिकल्स हम लोग कलेक्ट करना चाहेंगे। आर्टिकल्स जो कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप अलग अलग जगह पढ़ते हैं कि दो टाइप के ट्रे आप बनाएंगे, एक तो स्टेराइल और एक क्लीन। भाई जनरली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो असेप्टिक टेक्निक से यूज करना है। तो यहाँ पे वही कैप, मास्क, गाउन, सारी चीजें आपकी स्टेराइल होनी चाहिए। एक पूरी ट्रे होगी, एक ट्रे वो होगी जो क्लीन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मेलिन ले रहे हैं जो कि प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में ले रहे हैं, टिंजर बेंजोइन जो लास्ट में हम लोग ड्रेसिंग करने के पर्पस से यूज करेंगे। इन चीजों की जरूरत, ये सिर्फ क्लीन चाहिए, स्टेराइल नहीं चाहिए। तो ये ठीक है जो भी हम बात करेंगे। तो आप यहां बताएं कि आर्टिकल्स कलेक्ट करें और आर्टिकल्स के अंतर्गत आपने यहां बताना है जो भी प्रोसीजर जैसे भी आप करें। दोनों मैंने प्रोसीजर बता दिए हैं, उनकी तैयारी उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब आर्टिकल्स में सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपके यहां ध्यान देकर के चलना निडल है, बायोप्सी निडल जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो बेटा ध्यान दो कि ये जो निडल आप यूज कर रहे हैं ये दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आपने सुना होगा एफएनएसी, आपने सुना होगा कोर निडल बायोप्सी। तो देखो ध्यान दें, ये जो निडल हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एफएनएसी ले रहे हैं या आप यहां पे ले रहे हैं कोर निडल
बायोप्सी सैंपल। भाई सैंपल लेने के ये बेसिकली दो तरीके हैं, जो कि हमने शुरू में कहा कि वाइडली बोले तो ओपन और क्लोज बोलते हैं, लेकिन अब ये क्या है तो इनको मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो कोर निडल बायोप्सी है जनरली ये ओपन मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं और क्लोज पे भी यूज कर सकते हैं। एफएनएससी जो स्पेसिफाइड यूज होती है ये ज्यादातर ट्यूमर्स जो होते हैं वहां पर यूज होती है। अब इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो एफएनएससी या फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, यहां पर अगर आपने चाहिए तो फाइन निडल चाहिए और वो जनरली 16 गेज की निडल यूज करेंगे, लेकिन एफएनएससी जनरली लीवर बायोप्सी में बहुत कम यूज की जाती है। तो देखिएगा कोर निडल जो बायोप्सी ले रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा हमने कहा कि निडल कलेक्ट कर रहे हैं, दो प्रकार से प्रोसीजर आपने बताए, उनके अंदर एक तो फाइन निडल है जो जनरली ट्यूमर्स वगैरह में यूज होती है, वो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। जनरली कोर निडल जो बायोप्सी आप ले रहे हैं, यहां पर भी हम लोग दो प्रकार के निडल जनरली यूज करते हैं। देखो कोर निडल बायोप्सी में दो प्रकार के निडल्स यूज की जा रही है। एक तो आपने यहां पे बताना है सिल्वर मेंस निडल, एक आपने यहां बोलना है मैग्नीज निडल। तो देखो आप यहां ध्यान दें कि भाई दो प्रकार की निडल्स है जो जनरली हम लोग यहां पर लीवर बायोप्सी में यूज कर रहे हैं, सिल्वर मेंस और दूसरा कह रहे हैं मैग्नीज निडल। अब एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन निडल आर यूज्ड फॉर द लीवर बायोप्सी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीज जो निडल है ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन आपको उपयोग में ली जाती है लीवर बायोप्सी के दौरान। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप यहां कलेक्ट कर रहे हैं, उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मैग्नी निडल बोलनी है और ये मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। चलें साहब यहां तक बताएं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आप बताएं कि और आर्टिकल्स में आपने क्या चाहिए। तो आपने यहां पर चाहिएगा सैंपल प्रिजर्वेटिव, सैंपल प्रिजर्वेटिव एजेंट। सैंपल जो प्रिजर्वेटिव एजेंट बेटा यूज करते हैं वो जितने भी स्पेसिमेन सैंपल लेते हैं उन सभी के लिए 10% फॉर्मेलिन यूज लिया जाता है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि ये जो सैंपल प्रिजर्वेटिव है वो 10% फॉर्मेलिन आप यूज कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपने बताना है सैंपल प्रिजर्वेटिव 10% फॉर्मेलिन है जो आप यूज कर सकते हैं, और यही मोस्ट कॉमनली उपयोग लिया जाता है सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए। तो देखिए आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल्स में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो हमारा हमने बता ही दिया है, निडल आपने चाहिए, सैंपल प्रिजर्वेटिव आपने चाहिए। जो हम लोग यहाँ पर साइड प्रिपरेशंस करते हैं उसके लिए 7.5% बीटाडीन की आपने जरूरत पड़ सकती है। तो जो भी आर्टिकल्स है वो हम लोग यहाँ ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताना है कि हमें सैंपल प्रिजर्वेशन के साथ में जरूरत पड़ने वाली है, जैसा आपने नाम सुना होगा टिंचर बेंजोइन का, टिंचर बेंजोइन। देखो टिंचर जो बेंजोइन आप यूज कर रहे हो दैट आर यूज फॉर द ड्रेसिंग आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद जो साइट है उसकी ड्रेसिंग करने के लिए टिंचर बेंजोइन का उपयोग लिया जाता है। और आपने देखा भी होगा जब हम पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन भी देते हैं, प्रोसीजर है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे, तो वहां पर भी टिंचर बेंजोइन पूछा जाता है और पहले भी एग्जाम में वैसे आ चुका है। तो टिंचर बेंजोइन जो है ये यहां पर क्या काम आ रहा है, तो आप कह सकते हो यूज पोस्ट ड्रेसिंग या पोस्ट प्रोसीजर
ड्रेसिंग कि प्रोसीजर के बाद में जो ड्रेसिंग करेंगे हम साइड की, तो उसके लिए हमें टिंचर बेंजोइन की जरूरत पड़ने वाली है बेटा। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने यहां जरूरत पड़ने वाली है जैसे किडनी ट्रे चाहिए, ठीक है हमें पता है। सैंपल कलेक्शन कंटेनर आपने चाहिए, या आपने पता है लेबलिंग करेंगे तो आपने वहां पर प्रॉपर लेबल चाहिएगा। ये सब रेगुलर आर्टिकल्स है जो आप बताएं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जैसे आप फिर ग्लव्स बोल दें, गाउन बोल दें, कैप मास्क बोल दें। इसके अलावा भी आप यहां बताएं, जैसे आप कह सकते हो 7.5% बीटाडीन आपने चाहिएगा। 7.5% बीटाडीन आर यूज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी फॉर प्रिपेयर दी साइट। साइट जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो साइट प्रिपेयर के लिए सबसे पहले प्राथमिकता आप इसको दें। इसके अलावा आपने यहां पर जो यूज ले सकते हैं, मान लीजिए 7.5% बीटाडीन नहीं है तो आप यहां पर सेवलॉन भी यूज ले सकते हैं, सेम कंसंट्रेशन है। अगर ये नहीं है तो आप यहां पर 70% अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन एक आर्टिकल्स है जिनके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, तो यहां तक बताएं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है कि ये कुछ आपके रेगुलर आर्टिकल्स हैं जो आपने यहां जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको बता दिया, अगर लोकल एनेस्थेसिया में कर रहे हैं प्रोसीजर तो आपने यहां पर जरूरत पड़ने वाली है 2% ज़ाइलोकेन जो कि इंजेक्टेबल है, आपने यहां जरूरत पड़ेगी लोकल एनेस्थेसिया देने के लिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप यहां ले सकते हैं इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कि प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किया है उस प्रोसीजर के अंतर्गत ये सारी की सारी प्रोसीजर के पहले की तैयारियां हैं जो आपने कर ली है। अब आगे आपने बताना है नर्सेज रोल, और नर्सेज रोल किसके दौरान? प्रोसीजर के दौरान। तो देखो, प्रोसीजर के दौरान नर्स के रोल की बात करें तो सबसे पहला रोल है कि आप पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन बताएं, कोई इंस्ट्रक्शन हो तो वो आप बताएं। तो आपने यहां पे नेक्स्ट बताना है नर्सेज रोल ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ लीवर बायोप्सी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पेशेंट को आप प्रॉपर पोजीशन दें। पोजीशन किसके दौरान? ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन जो आप मरीज को दे रहे हैं लीवर बायोप्सी के दौरान, कहीं पर आप देखिएगा लेफ्ट लेटरल लिखा हुआ है, कहीं पर सुपाइन लिखा हुआ है, कहीं पर किसी और प्रकार से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब जब तीनों ही प्रकार से आप अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ेंगे तो एज ए स्टूडेंट यू विल गेट द कंफ्यूजन, और एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पोजीशन जो प्रोसीजर के दौरान आपने बतानी है वो कौन कौन सी है। तो बेटा मैं आपको यहां प्राथमिकताएं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने यहां बताना है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन आपने देनी है। कौन सी देनी है? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में आपने बोलना है कि पेशेंट का राइट हैंड उसके सिर के नीचे लेकर के आए। तो आपने बताना है सुपाइन पोजीशन विद राइट हैंड अंडर हेड ऑफ पेशेंट, देन ए पिलो प्लेस अंडर राइट साइड ऑफ वेस्ट। देखो ध्यान दो, ये प्रॉपर पोजीशन है जो आपने यहां मरीज को देनी है। हमने कहा सुपाइन पोजीशन दोगे, हमने कहा कि पेशेंट के राइट साइड जो है वेस्ट उसमें एक पिलो लगाएंगे। और मैं ये जानकारी आपको दे दूं कि अभी भी
जो कुछ पुराने एडिशन सिस्टर नैन्सी के या एनक्लेक्स के भी चल रहे हैं, उनके अंदर ये एक फॉल्ट बताया है। उन्होंने ये जो पिलो हम कहां बोल रहे हैं राइट साइड, वो अभी तक भी लेफ्ट साइड है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि फर्दर कोई आकर के ये कहे अरे सर वहां तो लेफ्ट साइड लिख रहा है, तो मैं कह रहा हूं हाँ मुझे पता है लेफ्ट साइड लिख रहा है, लेकिन जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार आपने यहां बताना है कि वो लेफ्ट नहीं, पिलो कहां होगा बेटा, राइट साइड होगा। तो ये आप ध्यान दें, जो आप पेशेंट का राइट हैंड उसके नीचे सिर के नीचे ले जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, मान लो एग्जामिनर पूछ ले कि भाई नर्स आर प्रोवाइडिंग दैट पोजीशन फॉर लीवर बायोप्सी, तो ये पोजीशन हम लीवर बायोप्सी के लिए क्यों दे रहे हैं? तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा है कि पेशेंट जो है, एक तो राइट हैंड जो आपने किया है ये इंटरकॉस्टल स्पेस को वाइड करेगा, इंटरकॉस्टल स्पेस जब वाइड होगा तो पेशेंट को जो है निडिल हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो पिलो लगाया है इससे साइड थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी और विजुअलाइजेशन प्रॉपर होगा, और विजुअलाइजेशन प्रॉपर होगा तो आसानी से बेटा आप निडल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां तक आप ध्यान दें, प्रॉपर पोजीशन हमने बता दी है। तो ये आपकी फर्स्ट और सबसे कॉमन पोजीशन है जो लीवर बायोप्सी के लिए हम यूज करते हैं प्रोसीजर के दौरान। हाँ, अगर ये नहीं है तो आप यहां पर फिर बोल सकते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। भाई लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें दैट इज दी सेकंड प्रायोरिटी। ये सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट पर वही है जो मैंने आपको बताई है। चलो जी यहां तक ध्यान दें। अब आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें, आपने प्रॉपर पोजीशन मरीज को दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा साइट सिलेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि आप जो है वो साइट सेलेक्ट करेंगे। साइट सिलेक्शन का मतलब है कि निडिल किस पार्ट में, किस साइट पर आप इंसर्ट करने वाले हैं। तो देखो बेटा, साइट जो सिलेक्शन किया जा रहा है, साइट सिलेक्शन, लीवर कहां है आपको पता, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो बेसिक जो मतलब है वो आप यहां बताएं कि निडिल जो इंसर्ट की जाएगी उसकी स्पेसिफिक साइट लीवर बायोप्सी, तो आप कह सकते हो 8th and 9th intercostal space in right hypochondric region। आप बताएं 8th and 9th intercostal space in right hypochondric region, that is the site used for liver biopsy। कि लीवर बायोप्सी के लिए जो साइट है वो ये साइट है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 8th और 9th यूज कर रहे हैं तो सही है, अगर हम 9th इंटरकोस्टल के नीचे जा रहे हैं तो भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है, और वो कॉम्प्लिकेशन आप डायफ्राम को इंजरी और वो न्यूमोथोरेक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर कहता है कि अगर 9th इंटरकोस्टल की जगह उससे नीचे निडिल इंसर्ट की जाएगी तो बताओ लीवर बायोप्सी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने बोलना है डायफ्राम को इंजरी हो सकती है। तो यहां बताएं साइट सिलेक्शन आपने प्रॉपर कर लिया है। साइट सिलेक्शन करने के साथ में प्रॉपर आपने उसको क्लीन करना है, प्रॉपर पेंट वगैरह आपने करना है, या सीधा सीधा बोल दो डॉक्टर ने आपने असिस्ट करना है। चलो जी यहां तक बताया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम निडिल इंसर्ट कर रहे हैं या डॉक्टर जब निडिल इंसर्ट कर रहे हैं तो आप पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे, क्या सलाह दोगे? क्योंकि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नर्स ड्यूरिंग इंसर्ट द निडिल फॉर लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी के दौरान जब निडिल इंसर्ट करते हैं तो क्या एडवाइस करते हैं, तो आपने यहां पर बताना है इंस्ट्रक्शन। देखो नर्स जो मरीज को इंस्ट्रक्ट कर रही है ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखो क्या पूछा, कैसे, तो आप ध्यान दें। इंस्ट्रक्शन जो आप यहां कह रहे हैं आपने यहां बताना है सबसे पहले इनहेल, एक्सेल, देन होल्ड दी ब्रीथ। अब देखो ये कि स्पेसिफाइड पॉइंट है। अब आप अच्छी से अच्छी बुक पढ़ने जाओगे तो कहीं पर लिख रहा है इनहेल एंड होल्ड, ये गलत है बेटा।
क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे तो आपका डायफ्राम जो है नीचे की तरफ एक्सपेंड होगा, नीचे की तरफ एक्सपेंड होगा और एक्सीडेंटली निडिल जो है वो डायफ्राम को पंचर कर सकती है। इसलिए इनहेल करके होल्ड नहीं करवाना है, होल्ड करवाना है क्या करके बेटा, एक्सेल करके। और एक्सेल करके होल्ड करवाने का एडवांटेज यही है कि इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू द डायफ्राम। डायफ्राम को जो इंजरी की रिस्क है वो इंजरी की रिस्क क्या होगी, कम होगी। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आप ध्यान दें, और ये जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है इस इंस्ट्रक्शन का एडवांटेज तो जरूर आपको पता हो। मैंने आपको बता दिया है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी टू द डायफ्राम। भाई डायफ्राम जो है उसको इंजरी की रिस्क हो सकती है, तो आप यहां पे बताएं कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू द डायफ्राम, कि डायफ्राम को जो इंजरी की रिस्क है वो आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन से कम हो सकती है। और हमें पहले ही पता है कि नर्स का काम पेशेंट की केयर है, तो ये स्पेसिफाइड केयर है जो आप बता सकते हैं। चलो यहां तक भी आपने कहा, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, एग्जामिनर तो 2 कदम आगे जाता है। वो आपको बोल सकता है कि नर्स पेशेंट को एक्सेल एंड होल्ड जो ब्रीथिंग की सलाह दे रही है, तो बताओ वो ब्रीथिंग कितनी देर होल्ड की जाएगी। तो फिर यहां पर जवाब बुकों में नहीं मिलेगा, हाँ एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। तो आपने यहां पे बताना है जो ये आप सलाह दे रहे हो ब्रीथ को होल्ड करने की, उसका ड्यूरेशन भी आपको पता हो कि ड्यूरेशन फॉर होल्ड द ब्रीथिंग बोले तो आप बोल सकते हो 5 से लेकर 10 सेकंड आपने बताना है कि इतनी देर आप ब्रीथ को होल्ड करवाएंगे, क्योंकि इतनी देर प्रोसीजर में सैंपल लेकर के इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जा सकता है और पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। चलिए साहब यहां तक आपने बता दिया है। नेक्स्ट आप बता करके चले कि नर्स का रोल और नर्स का रोल प्रोसीजर के बाद। अब देखो प्रोसीजर के बाद नर्स का रोल या नर्स की जिम्मेदारियां क्या है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो प्रोसीजर के बाद है कि पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देनी है, साइड की प्रॉपर ड्रेसिंग आपने करनी है, बाइंडर आता है वो आपने बांधना है, वाइटल चेक करने कैसे कैसे, तो वो आप सुने। तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं नर्सेज रूल आफ्टर द प्रोसीजर। नर्सेज रोल आफ्टर प्रोसीजर। तो सबसे पहला जो रोल है वो आप ध्यान दें, ड्रेसिंग बताओ। ड्रेसिंग टू दी साइड। मैंने आपको कहा था कि टिंचर बेंजोइन लेना है और टिंचर बेंजोइन से साइड की प्रॉपर क्या कर देनी है, ड्रेसिंग कर देनी है। इसके अलावा बाइंडर आता है, वो बाइंडर आप बांध दें। इसके अलावा नेक्स्ट आपने बताना है प्रोवाइड राइट लेटरल पोजीशन विद ए पिलो प्लेस अंडर पंचर साइड, कि भाई जो साइड पंचर हुई है उस पर एक पिलो भी आप लगा दें और पेशेंट को कौन सी पोजीशन में कर दें, राइट लेटरल। तो आप बताएं कि राइट लेटरल पोजीशन है विद ए पिलो प्लेस अंडर पंचर साइड। तो इस पंचर साइड पर एक पिलो भी आप लगा दें। तो देखिए ये प्रॉपर पोजीशन है जो प्रोसीजर के बाद, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में जो बिल्कुल जनरल एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये पोजीशंस आ जाती हैं, लेकिन ये तो एक ठीक है अपनी जगह है। चलो देखो ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन अगर आपसे पूछी जाती है कि प्रोसीजर के बाद या लीवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन देंगे, तो आप इस पोजीशन के बारे में बताओ। चलिए ये जो आपने पोजीशन दी है इस पोजीशन का भी तो कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होगा। ऐसा थोड़ी है कि मरीज को एक बार राइट लेटरल पोजीशन दे दी और जैसे आराम, नहीं भैया। तो आप ध्यान दें पोजीशन जो आपने दी है इस पोजीशन का बेटा क्या बताओगे,
ड्यूरेशन। अब देखिएगा जो ड्यूरेशन आप बता रहे हैं वो आप बोले 24 आवर्स तक पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में आपने रखना है, लेकिन क्या राइट लेटरल पोजीशन में एक मरीज 24 घंटे रह सकता है? चलो खैर एक बार टाइम बताओ। तो आपने बताना है जो ड्यूरेशन है वो आप करें 24 आवर, 24 घंटे तक मरीज को इस पोजीशन में रखें। लेकिन 24 घंटे तो लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया काम है। एग्जामिनर ने अगर कहा एट लीस्ट, कम से कम कितनी देर तक आप मरीज को राइट लेटरल में रखेंगे, तो आपने यहां पर बताना है एट लीस्ट 2 आवर्स, कि कम से कम 2 घंटे तक तो आप उसको इसी पोजीशन में रखें, 24 घंटे अगर संभव नहीं है। तो यहां आप बताएं, ये जो बेटा हम पोजीशन दे रहे हैं, इस पोजीशन को देने के सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो देखिएगा राइट लेटरल जो पोजीशन आप दे रहे हैं बेटा, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो इस पोजीशन को देने का सबसे बड़ा जो फायदा आप यहां बता रहे हैं, उस फायदे में बच्चे को एक बात पता है, और बात ये पता है इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कि ये ब्लीडिंग की रिस्क को कम करता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर ब्लीडिंग की रिस्क को कम करता है, मान लो ऑप्शन में ये नहीं आया या इससे भी कोई बेटर ऑप्शन आ गया, तो क्या आपका प्रश्न गलत नहीं होगा? 100% गलत होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी के आधार पर इस पोजीशन को देने का आपका एडवांटेज क्या है। तो देखो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है प्रिवेंट लीकेज ऑफ बाइल, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। भाई ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि आपको पता है ब्लीडिंग तो हो या नहीं हो, लेकिन अगर साइड पंचर हुई है तो इसका मतलब बाइल तो लीकेज होगा। तो यहां बताएं कि बाइल जो लीकेज है उसको रोकने के लिए हम लोग प्रॉपर पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि जो आपने पिलो लगाया है वो कंप्रेशन पैदा करेगा तो बाइल के लीकेज को रोकेगा। इसके अलावा दूसरा आप यहां पे कह सकते हो रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द पंचर साइड, और ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही पता है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए तो गलती होती है कि हमें पता है वही आ रहा है, लेकिन उससे अगर बेटर ऑप्शन आ रहा है तो फिर आंसर वही होगा। और ये ध्यान दें अलग अलग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि अगर दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में आ जाते हैं तो पहली प्रायोरिटी आप इसको दीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आप बताएं। चलिए यदि यहां तक हमने बताया प्रॉपर पोजीशन दे प्रोसीजर के बाद, और पोजीशन देने का एडवांटेज और फायदा आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप कह सकते हो ऑब्जर्व फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस, कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं है वो आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है चेक वाइटल साइन। वाइटल साइन आप चेक करें बेटा, वाइटल साइन जो चेक कर रहे हैं कितने कितने अंतराल से चेक करेंगे, तो आप ध्यान दें फर्स्ट 2 आवर जो पहले 2 घंटे हैं उसमें 15-15 मिनट के अंतराल से चेक करें। तो आपने यहां बताना है फर्स्ट 2 आवर्स, तो आप कह सकते हो एवरी 15 मिनट इंटरवल, कि हर 15-15 मिनट के अंतराल से वाइटल साइन चेक करने हैं। कब? पहले 2 घंटे। नेक्स्ट आपने बताना है 2 to 6 आवर, 2 घंटे से 6 घंटे के दौरान, तो आप कह सकते हो एवरी 30 मिनट्स इंटरवल, हर 30-30 मिनट के इंटरवल से आप चेक करें। तो आपने बताना वाइटल साइन चेक कर रहे हैं, और मैंने बताया था वाइटल साइन क्यों चेक कर रहे हैं, जो पहले वाइटल साइन लिए थे और जो अब वाइटल साइन ले रहे हो दोनों का कंपैरिजन कर सकें। अगर वाइटल साइन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो भी आपको इस फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का पता चल सकता है। तो आप यहां बताएं 2 से 6 घंटे में हर 30-30 मिनट के अंतराल से, और 6 घंटे के बाद में हर 4-4 घंटे के अंतराल से आप वाइटल साइन चेक
कर सकते हैं। तो आपने यह बताना है आफ्टर 6 आवर्स, तो आप कह सकते हो एवरी 4 आवरली, हर 4-4 घंटे के अंतराल से हम लोग ये वाइटल साइन चेक कर सकते हैं। चलिए साहब, यहां तक आपने बताया। अगर डॉक्टर ऑर्डर देते हैं तो विटामिन के बाद में भी लगाया जा सकता है, प्रॉपर पेशेंट को सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप फर्दर या लास्ट में आप पेशेंट की केयर के अंतर्गत बताएं। इसके अलावा जो आपने सैंपल कलेक्शन किया है उस सैंपल को प्रॉपर स्टेराइल कंटेनर के अंदर डालें, लेबल करें और संबंधित लैब में आप उसको भेज सकते हैं। लास्ट में आपको यहां बताना चाहूंगा प्रोसीजर और प्रोसीजर रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। देखिएगा, लीवर बायोप्सी और लीवर बायोप्सी रिलेटेड आप कॉम्प्लिकेशंस बेटा बताओ। भाई कॉम्प्लिकेशंस जो हम लोग यहां बता रहे हैं उसको भी आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं अर्ली और एक हम बोलते हैं लेट या डिलेड। तो देखो आप ध्यान दें, कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस में एक तो आपने यहां पे बताना है अर्ली या आप बोल सकते हैं इमीडिएट, या आप यहां पे बोल सकते हैं लेट या आप बोल सकते हो डिले। तो देखो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस को भी आप 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करें। 2 कैटेगरी जो बेटा हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से प्रकार से, तो आप यहां बताएंगे एक तो अर्ली और एक बोल रहे हैं डिले या लेट। अर्ली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अंतर्गत एक तो आपने यहां बताने हैं कि पेशेंट को इंजरी हो सकती है और इंजरी रिलेटेड उसको क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। दूसरा आप यहां पे बता सकते हैं कि पेशेंट को डिस्निया, आप यहां बोल सकते हो रेस्टलेसनेस, यह हम बात कर रहे हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा आप यहां कह सकते हो न्यूमोथॉरेक्स। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस को हमने 2 कैटेगरी में बेटा क्लासिफाई किया है। 2 कैटेगरी कौन सी आपने बताई है, इमीडिएट और डिलेड कॉम्प्लिकेशन। तो जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस आप कह रहे हैं तो एक तो यहां डिस्निया, इंजरी, पेन, रेस्टलेसनेस, न्यूमोथॉरेक्स आप बताएं। इसके अलावा आपने यहां बताना है डिलेड और लेट कॉम्प्लिकेशन। जो डिलेड और लेट कॉम्प्लिकेशंस है उनके अंतर्गत आपको प्रश्न आते हैं। अर्ली ठीक है, फिर भी हमने बता दिया है कि आते हैं नहीं आते, लेकिन आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। जो डिलेड कॉम्प्लिकेशन है वो डिलेड कॉम्प्लिकेशन में जो मोस्ट कॉमन, देखो ध्यान दें, डिलेड कॉम्प्लिकेशन में आप बोल सकते हो ब्लीडिंग, हैमरेज आप बोल सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये आपका सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो लीवर बायोप्सी के दौरान देखा जा सकता है। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लीवर बायोप्सी, तो आप हैमरेज और ब्लीडिंग बोल सकते हैं। मान लीजिए हैमरेज और ब्लीडिंग नहीं आ रहा है तो शॉक एंड कोलैप्स के नाम से आ सकता है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन के नाम से आ सकता है। तो आप ध्यान दें, ब्लीडिंग बोल दें और ब्लीडिंग के कारण ही आपको देखने को मिलेगा पेशेंट शॉक कंडीशन में आ सकता है, कोलैप्स की कंडीशन में आ सकता है। आप यहां पे देख सकते हो हाइपोटेंशन देख सकते हो, कंपनसेटरी आप देख सकते हो, टैकीकार्डिया आप दे सकते हो। तो जैसे मुझे ध्यान है कि लास्ट टाइम जो आपका जोधपुर एम्स का एग्जाम लगा तो उन्होंने यहां पर ब्लीडिंग ना पूछ करके उन्होंने कह दिया कि व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन पोस्ट लीवर बायोप्सी, तो वहां उन्होंने दे दिया आपका हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। तो कहने का मेरा बेसिक मकसद है कि मोस्ट कॉमन यही है, प्रायोरिटी यही है। हाँ, अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, तो सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन में नाम आएगा न्यूमोथॉरेक्स। तो ये प्रॉपर मैंने आपको इस प्रोसीजर रिलेटेड रोल, नर्स रोल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बताया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।